Hello students, I Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya going to explain about free consent. इससे पहले अपने लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दो पक्षकार या देयर आर टू पार्टीज और वो दो पक्षकारों के बीच एक पक्षकार जो है वो प्रपोजल या प्रस्ताव रखता है इस आशय से कि दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करेगा, तो वो समझौता या एग्रीमेंट बन जाता है। अब वही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबिलिटी हो उसमें लॉ के द्वारा, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हो उसमें, तो वही एग्रीमेंट या राजनियम के द्वारा उसे प्रवर्तनी कराया जा सके तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अर्थात ठहराव बन जाता है। और जो ठहराव होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंसेंट। कंसेंट या सहमति क्या है? कंसेंट मीन्स एग्री टू डू समथिंग और नॉट टू डू और अलाउ समथिंग टू हैपन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही भाव में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। According to Section 13 of Indian Contract Act 1872, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. एक केस लॉ के द्वारा इसको मैं स्पष्ट करती हूँ। इस संबंध में रेफेल्स वर्सेस विचलहॉस का जो विवाद हुआ था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पर्सन ने ए ने बी से कुछ रुई की गांठें 125 रुई की गांठें जो बम्बई के पियरलेस नामक जहाज द्वारा आने को थी खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन पियरलेस नामक जहाज 2 बार बम्बई आता था। जो था उसने सोचा या उसका मतलब था कि जहाज उस जहाज से था, पहले जहाज से, और ब जो कि सहमत हुआ था उसका मतलब दूसरे जहाज से था। तब न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई अनुबंध ही नहीं हुआ है। क्यों? या कोई दोनों पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों पक्षकार एक ही बात और एक ही भाव पर सहमत नहीं थे। अब हम देखते हैं स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति क्या है? फ्री कंसेंट इज द कंसेंट which has been obtained by free will of parties out of their own accord। मतलब कि जो फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति होती है वो दोनों पक्षकारों के वो अपने आप सहमत होते हैं, अर्थात उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता या जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, consent is said to be free when it is not caused by, first one is coercion, second undue influence, third fraud, fourth misrepresentation and fifth mistake। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति केवल उसी समय स्वतंत्र कही जाती है जब वह 5 बातों से प्रभावित नहीं होती। पहला है उत्पीड़न या दबाव या जबरदस्ती, दूसरा है अनुचित प्रभाव, तीसरा है कपट या धोखा, चौथा मिथ्या वर्णन या असत्य कथन और पांचवा है गलती या त्रुटि। अब सबसे पहले हम देखते हैं उत्पीड़न, कोएशन।
इसका वर्णन धारा 15 में किया गया है। उत्पीड़न को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जबरदस्ती, जबरन या दबाव पूर्वक या अवपीड़न या बल प्रयोग भी कह सकते हैं। उत्पीड़न से आशय कोई ऐसा कार्य करने अथवा उसको करने की धमकी देने से है जो भारतीय दंड विधान इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित हो। क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फैक्ट forbidden by Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। कहने का मतलब यह है कि जो धारा 15 है वो उत्पीड़न को परिभाषित करती है कि एक ठहराव उत्पीड़न द्वारा हुआ समझा जाता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव के लिए विवश करने के लिए निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है। जैसे कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो, और दूसरा है किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना अथवा रोक लेने की धमकी देना। इस तरह की धमकी भारतीय जो विधान है इंडियन पेनल कोड उसमें वर्जित है। इसको एक केस लॉ से हम समझा सकते हैं। रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी विवाद हुआ था। इसमें रंगनायकम्मा के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके विधवा होने पर उसके पति के संबंधियों ने उसको एक धमकी दी कि उसके पति का अंतिम संस्कार तब तक करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह एक पर्टिकुलर, उन्होंने एक बच्चे को बताया, उस बच्चे को गोद नहीं ले लेती, क्योंकि भारतीयों की ये मान्यता है कि बिना पुत्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अपने पति के शरीर को दुर्गति से बचाने के लिए, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कि मरने के बाद बॉडी में डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, तो अपने पति के शरीर को दुर्गति से बचाने के लिए उस समय तो उस विधवा लेडी ने एक बच्चे को गोद लिया। उसके बाद में उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और तत्पश्चात वो उस बच्चे को अपना पुत्र मानने से अस्वीकार कर देती है। और जब ये विवाद न्यायालय में गया तो यहाँ पर न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि यह सहमति, यानी कि बच्चे को गोद लेने के लिए हामी भरना, यह सहमति नहीं थी, स्वतंत्र सहमति नहीं थी, और इस तरह का दाह क्रिया करने के लिए शव को ले जाने से रोकना भारतीय दंड विधान की धारा 257 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसी तरह से एक और केस हुआ था अमीराजू वर्सेस सीसम्मा। इस विवाद में अमीराजू अपने पत्नी और बच्चों को इस बात की धमकी देता है कि अगर वे उसके संपत्ति के संबंध में मुक्ति प्रलेख, अर्थात संपत्ति से बेदखल वाले प्रलेख में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वह आत्महत्या कर लेगा। अब एक पत्नी या बच्चे के लिए पति या पिता का क्या महत्व होता है, इसको देखते हुए उसकी पत्नी और बच्चों ने उस प्रलेख पर हस्ताक्षर तो कर दिए, बाद में उन्होंने मुकदमा दायर किया और न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये जबरदस्ती के आधार पर था, इसलिए यहाँ पर सहमति को स्वतंत्र नहीं माना गया। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका वर्णन धारा 16 में किया गया है। अनुचित प्रभाव। धारा 16(1) के अनुसार कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहा जाता है जबकि पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हों कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और दूसरे पक्षकार पर अनुचित लाभ पाने के लिए उस स्थिति का वास्तव में प्रयोग किया गया हो।
A contract is said to be undue influence when the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of the others and use that position to obtain an unfair advantage over the other. राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां वर्सेस अब्दुल रहीम के विवाद में निर्णय देते समय कहा था कि अनुचित प्रभाव को कपट का धूर्त रूप कहा जा सकता है, जिसमें सम्मोहन, चालाकी एवं कृत्रिमता से अपने शिकार के मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है, इसको एक साधारण उदाहरण से हम समझाएं कि मान लीजिए कि एक एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे हैं और एक टीचर एग्ज़ाम ले रहा है। उस समय अगर वो ये बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे 500 रुपये दोगे, या मतलब उसने कुछ पैसों की डिमांड की और कहा कि अगर जो मुझे देगा उसको मैं पास कर दूंगा या उसको नकल करने की इजाज़त दूंगा, और अगर नहीं देगा तो उसको नकल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये एक टीचर है, इसलिए वो प्रभुत्व संपन्न है और वो अपने छात्रों पे प्रभुता जमा सकता है। और लेकिन यहाँ पर उसने जो बात कही वो भारतीय दंड विधान के अनुसार गलत है, इसलिए इसको स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता। पर स्वतंत्र सहमति में सहमति अगर प्रभावित हो अनुचित प्रभाव से, तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है उसी का दायित्व होता है कि वह इस बात को सिद्ध करे कि उसके ऊपर अनुचित प्रभाव डालकर काम करवाया गया था। अब थर्ड नंबर पर है फ्रॉड या कपट। इसे धारा 17 में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार यदि अनुबंध का कोई पक्षकार स्वयं अथवा उसकी साठगांठ से अथवा उसके एजेंट द्वारा एजेंट दूसरे पक्षकार अथवा उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से अथवा अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो उसे कहेंगे कपट किया गया। कैसा कार्य करेगा? पहला, जैसे किसी गलत बात को जानबूझकर सत्य बताना या असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। दूसरा, किसी ऐसी बात को छिपाना जिससे उसे निश्चित ज्ञान या विश्वास है। तीसरा, पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन। चौथा, कोई भी अन्य कार्य जो कि धोखा देने के लिए किया गया है। पांचवा, कोई ऐसा कार्य अथवा मूल जिसको राज नियम विशेष रूप से कपटमय घोषित करता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी चुप रहना या मौन रहना भी कपट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोग कहीं हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने चोरी की, पुलिस के आने पर दूसरा व्यक्ति ने उसको देखा था परंतु पुलिस के आने पर वह मौन रहा, तो इसे भी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कपट ही कहा जाएगा। तो फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ चीटिंग समवन इन ऑर्डर टू गेट मनी और एनी अदर गेन और टू deprive a victim of a legal right. According to section 17, fraud exists when it is shown that a false representation has been made. Number 1, knowingly. Second is without belief in its truth. Third, recklessly, without care where it is true or false. चौथा जो प्रकार है, चौथा जो बात है वो है असत्य वचन या मिथ्या वर्णन या असत्य कथन, मिथ्या कथन। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट मेड बाय वन पार्टी which affects the other party's decision
in agreeing to a contract. Misrepresentation may be made either innocently or intentionally. When it is innocently, then it is called mistake, and when it is intentionally, this is called fraud. So it is a false statement which is made by a person who believes that it is true, yeah, the subject matter is true, and second is there is no intention to deceive others. किसी असत्य बात का उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए किया गया वर्णन जो है वो मिथ्या वर्णन कहलाता है। और ये मिथ्या वर्णन दो रूपों में हो सकता है। पहला है जानबूझकर, जिसको कि धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, इसको कपट में मिथ्या वर्णन कहते हैं। और दूसरा है ऐसा मिथ्या वर्णन जो अज्ञानतावश किया हो गया हो तो वह निर्दोष मिथ्या वर्णन कहलाता है। जैसे निर्दोष मिथ्या वर्णन में एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ दोनों को। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन मेरे पास आता है, उसके पास कोई पीली धातु है और वह मुझसे पूछता है कि क्या ये सोना है। मैंने उसे देखा, उसको समझा, मुझे मालूम था कि ये सोना है, पर मैंने उसको मिथ्या वर्णन किया कि नहीं इसे फेंक दो, ये सोना नहीं है। वो पर्सन उसको फेंक कर चला जाता है और मैं उसको उठा लेती हूँ। तो ये मेरे द्वारा किया गया असत्य मिथ्या वर्णन धोखा देने के उद्देश्य से था, क्योंकि सोना था, उसको मैं हासिल करना चाहती थी। दूसरी तरीके से अगर मान लीजिए कि वो वाकई में पीली धातु सोना थी, पर मुझे नहीं पता, मैंने कहा नहीं नहीं सोना नहीं है, और वो पर्सन उसको फेंक कर चला जाता है और मैं भी वहाँ से चली जाती हूँ, तो ये कैसा था? इनोसेंट मिथ्या वर्णन कहलाएगा। मिथ्या वर्णन की जो विधियाँ होती हैं, मेथड्स जो होते हैं, मोड्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे कर सकते हैं? पहला जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें निश्चयात्मक कथन द्वारा, बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए। अज्ञानतावश भी इसको दिया जा सकता है और जानबूझकर भी दिया जा सकता है। और दूसरा है कर्तव्य भंग द्वारा, बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य भंग ये धारा 18(2) में वर्णन किया गया है, इसका बिना कपट के अभिप्राय से किया गया ऐसा कर्तव्य भंग जिससे ऐसा करने वाले व्यक्ति या उसके अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लाभ होता है तथा दूसरा पक्षकार का अहित होता है, तो यह मिथ्या वर्णन कहलाएगा, लेकिन ये सद्भावना वाला मिथ्या वर्णन होगा। एक और पॉइंट हो सकता है अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन द्वारा त्रुटि करना या गलती करना। इसको कैसे बताएंगे? उदाहरण के लिए गोविंद नाम का एक व्यक्ति गोपाल से कहता है कि मेरा मकान दोष मुक्त है, और गोपाल उस मकान को खरीद लेता है, लेकिन गोविंद को यह नहीं मालूम था कि उसके मकान की नींव में दरार पड़ गई है और वो कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पर ये मिथ्या वर्णन अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन कहा जाएगा। और इसको इस प्रकार के मिथ्या वर्णन में जो के अनुबंध यदि रद्द होता है या निरस्त होता है, तो निरस्त करने वाले पक्षकार यानी कि पीड़ित पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह उस अनुबंध में मिथ्या वर्णन द्वारा उसकी सहमति प्राप्त की गई थी। लास्ट पॉइंट है मिस्टेक, त्रुटि या गलती। धारा 20 से 22 तक में इसका वर्णन है। मिस्टेक इज एन इनकरेक्ट बिलीफ दैट इज इनोसेंट इन नेचर विच लीड्स वन पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड अनदर। गलती से आशय भ्रमात्मक विश्वास से है। जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकारों में से किसी बात के संबंध में कोई भ्रम होता है, तो वह अनुबंध गलती से प्रभावित हुआ माना जा सकता है। गलती जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला है तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इट इज
मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ या नियम संबंधी गलती। Mistake of fact, it is expected that everyone should know the law of his or her country. Mistake of law दो तरह का हो सकता है कि कंट्री का लॉ एंड सेकंड है फॉरेन कंट्रीज लॉ। कंट्री का लॉ फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे देश में एक विधान है कि सड़क पर बाएं चलना चाहिए, कोई व्यापारी अपना सामान बेचने जा रहा है तो वो लेफ़्ट ड्राइव करता है, लेकिन अगर वही व्यापारी अमेरिका में जाता है और उसको ये नहीं पता कि वहाँ पर सड़क पर राइट चलते हैं और वो भूल से अपने ही देश का लॉ फॉलो करता है, तो यहाँ पर वो उसका मिस्टेक ऑफ लॉ कहा जाएगा, उसका मिस्टेक ऑफ लॉ कहा जाएगा। इसी तरह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तथ्य संबंधी गलती, ये भी दो टाइप की हो सकती हैं, बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। एक पक्षीय गलती और द्विपक्षीय गलती और एक पक्षीय गलती। द्विपक्षीय गलती जब दोनों पक्षकार होते हैं, वे जब उस अनुबंध के दोनों पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हों तो वो द्विपक्षीय गलती माना जाएगा। अनुबंध अधिनियम की धारा 20 में इसका वर्णन है कि जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर हों तो ठहराव व्यर्थ होता है। एक पक्षीय गलती में जब एक पक्षकार गलती पर हो तो वह एक पक्षीय गलती कहलाती है। तो स्वतंत्र सहमति के बारे में आज हमने पढ़ा। सहमति स्वतंत्र कब होती है? जब उसके ऊपर किसी सहमति पर जब 5 बातों का प्रभाव नहीं होता है तब उस सहमति को स्वतंत्र माना जाता है। पहला है उत्पीड़न, दूसरा अनुचित प्रभाव, तीसरा कपट या धोखा, चौथा है मिथ्या वर्णन और पांचवा है गलती या त्रुटि। कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर इन 5 बातों का किसी अनुबंध पर प्रभाव नहीं, किसी सहमति पर प्रभाव नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वह स्वतंत्र सहमति है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ।